नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है, विधानमंडल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अंतर्गत विधान परिषद हमने देखा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे राज्यों की विधानसभा। जो राज्यों में विधानसभा होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि विधानमंडल होता है, ठीक है। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद, और एक होती है विधानसभा, ठीक है। वर्तमान में 6 राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, जहां पर दो सदन कार्य कर रहे हैं, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। बाकी जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वहां पर एक सदन व्यवस्था है, विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें विधानसभा की, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है। इसे निम्न सदन बोला जाता है। यदि हम बात करें उच्च सदन की, तो उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, ठीक है। जैसे हम केंद्र स्तर पर पढ़ते हैं संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, है ना। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है, ठीक है। तो विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद उच्च सदन होता है और जो विधानसभा होती है वो निम्न सदन होता है, ठीक है। निम्न सदन के अलावा इसे बोला जाता है अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, ठीक है। निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन भी इसे, लोकप्रिय सदन भी इसे बोला जाता है। ये कुछ इसके अन्य नाम है, ठीक है। अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 में इसके बारे में बताया गया है, विधानसभा के बारे में, ठीक है। देखिए निम्न सदन तो आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा अस्थायी सदन है, ठीक है। ये स्थायी सदन नहीं होता। 5 साल का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ये भंग हो जाता है, इसे भंग कर दिया जाता है या फिर इसका विघटन कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका लोकप्रिय सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जनता का सदन है ना, जनता का सदन है। इसके जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी हम संरचना देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विधानसभा की यदि हम संरचना की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग जो विधानसभाएं हैं उनमें सदस्यों की संख्या अलग अलग है, ठीक है। जैसे यूपी में अलग होगी, ठीक है, एमपी में अलग होगी, ठीक है। और भी जहाँ जहाँ पे विधानसभा हैं तो वहाँ पर सदस्य संख्या अलग अलग होती है। अब सदस्य संख्या अलग अलग होने का कारण ये है, ठीक है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है, ठीक है, उस हिसाब से ही वहाँ की विधानसभा संख्या का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो राज्यों की विधानसभा सीट होती हैं, ठीक है, वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होती हैं, ठीक है। अब इसका निर्धारण कैसे किया गया है? तो इसका निर्धारण किया गया है 1971 की जनसंख्या के आधार पर। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। जो ये विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया है, ठीक है, चाहे लोकसभा सीट हो चाहे विधानसभा, राज्यों की विधानसभा सीटों का निर्धारण, ठीक है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ठीक है। देखिए 84वां संविधान संशोधन 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 2001 में हुआ था अटल बिहारी सरकार में। इसमें बोला गया था कि 2026 तक, ठीक है, 2026 तक जितनी भी सीटें वर्तमान में हैं उतनी ही रहेंगी, ठीक है। तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक, ठीक है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटों को फिक्स कर दिया गया था। अब जो भी होगा इसमें, जो भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, वो 2026 में ही होगी। अब 2026 तक जितनी भी राज्यों की जितनी भी सीटें हैं वो फिक्स रहेंगी, ठीक है। तो 1971 की जनसंख्या पर आधारित हैं वर्तमान की विधानसभा सीटें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हम देख लेते हैं, अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं किसी विधानसभा में, ठीक है। और न्यूनतम कितनी होती हैं दोस्तों? न्यूनतम होती हैं 60, ठीक है। तो किसी भी विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और न्यूनतम हो सकती हैं 60। कुछ अपवाद हैं न्यूनतम के, ठीक है। गोवा में
40 हैं। इसके अलावा यदि हम मिजोरम की बात करें, है ना, मिजोरम में भी 40 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में कितनी है, सिक्किम में है 32 सीटें, ठीक है। तो गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। कुछ अपवाद हैं, ठीक है, न्यूनतम सीटों के। तो ये तो हो गई सीटों की बात। इसके अलावा अधिकतम सीटें हम देख लेते हैं किस राज्य में है, ठीक है। अधिकतम जो सीट हैं, ठीक है, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 403, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा लोग विधानसभा सीट कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, चूँकि जनसंख्या भी वहाँ की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग विधानसभा सीट भी सबसे ज़्यादा वहीं पर है, 403, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एमपी में कितनी है, एमपी में 230 विधानसभा सीट हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप जिस भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही हैं उसका आपको याद रखना है। इसके अलावा शुरू के स्टार्ट की जो सबसे ज़्यादा सीटों वाले राज्य हैं, ठीक है, जैसे यूपी हो गया और बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम 60 से कम है, जो कुछ अपवाद हैं, ठीक है, अपवाद जैसे गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, तो इनको याद रखना है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं हैं, है ना, विधानसभाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, एक है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली में है 70, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पांडिचेरी है ना, पुडुचेरी बोलते हैं जिसे हम, पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में कितनी है, 30, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको संरचना बताई कि जो विधानसभा होती हैं राज्यों में उनकी संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहली बात तो आती है सीटें, है ना, सीटों का निर्धारण कैसे होता है किसी राज्य में, तो उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार वहाँ की सीटों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। 1971 की जो जनगणना थी, ठीक है, जनगणना या फिर जनसंख्या जनगणना आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक इन्हें विधानसभा व लोकसभा की सीटों को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। 2026 तक सीटें ना घटाई जा सकती हैं ना बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा अधिकतम 500 हो सकती हैं और मिनिमम 60, लेकिन कुछ अपवाद हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है। इसमें सीट आप देख लीजिएगा, 40, 40, 32 आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूपी में 403 सीटें हैं, ठीक है, एमपी में 230 सीटें हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली में 70 सीटें हैं और पांडिचेरी में 30 सीटें हैं। तो ये तो होगी दोस्तों संरचना की बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं इनका चुनाव कैसे होता है ना दोस्तों। तो चुनाव आप सभी को पता होगा, ठीक है, जो हम विधायकों को चुनते हैं, ठीक है, विधानसभा या फिर हम लोकसभा की बात करें तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है ना, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि हम खुद जाकर अपने विधायक या फिर सांसदों को चुनते हैं। जैसे हम लोकसभा में सांसदों को चुनते हैं और विधानसभा में किसको चुनते हैं, विधायकों को, ठीक है, एमएलएस को। तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, और सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि 18 साल से ऊपर के जो भी, ठीक है, लोग होते हैं वो इस चुनाव में या फिर विधानसभा के जो चुनाव होता है, ठीक है, उसमें अपने मत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे बोला जाता है सार्वभौमिक मताधिकार, और यह चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आरक्षण की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आरक्षण में दोस्तों आर्टिकल 332 है ना, आर्टिकल 332, ठीक है। आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग एससी और एसटी, ठीक है, के आरक्षण की बात है, ठीक है। अब देखिए एसटी एससी का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा विधानसभा में, ठीक है, उनकी सीटों का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा उस राज्य की जो एसटी एससी की जनसंख्या उसके आधार पर,
ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 332 में ST SC का आरक्षण दिया गया है, ठीक है, विधानसभा की सीटों से संबंधित में। एक आर्टिकल है 333, आर्टिकल 33, इसमें एक एंग्लो इंडियन है ना, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय के बारे में बताया गया है। तो एक आंग्ल भारतीय के आरक्षण की बात की गई है 333 में, ठीक है, और 332 में ST SC के आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। ये हो गई आरक्षण की बात। इसके अलावा तो यदि कार्यकाल की दोस्तों हम बात करें, है ना, तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्यतः हम देखेंगे, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। परंतु 5 वर्ष से पहले ही, ठीक है, इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। एक है आर्टिकल 356, ठीक है। आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन। यदि दोस्तों राज्य का शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, मनमाने तरीके से चल रहा है, अराजकता फैली हुई है, ठीक है, उस टाइम जो राज्यपाल होते हैं वो सिफारिश करते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के। उस टाइम पर जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का होती है, उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। तो 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम जो कार्यकाल होता है इसका वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, यदि सरकार बहुमत खो दे, यदि सरकार बहुमत खो दे। तो यदि दोस्तों 5 वर्ष से पूर्व सरकार अपना बहुमत खो दे, बहुमत खोने से मतलब यह है कि आपको भी पता होगा, यदि मान लीजिए कोई विधायक इस्तीफा दे देते हैं, कुछ विधायक, या फिर यदि गठबंधन की सरकार है और कोई दल अपना समर्थन वापस ले लेता है, ठीक है, तो जो सरकार होती है वो अपना बहुमत खो देती है, ठीक है। उस कंडीशन में भी संपूर्ण जो सरकार होती है उसे इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, और दूसरी सरकार बनती है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है, जो 5 वर्ष, जब 5 वर्ष से पहले भी, ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में दोस्तों जब नई सरकार बनेगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है, और लगभग 1.5 वर्ष सरकार चली, है ना। 1.5 वर्ष में कुछ जो कांग्रेस के विधायक थे या मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिए सिंधिया खेमे के, ठीक है, और वो भाजपा में शामिल हो गए। फिर उपचुनाव हुए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, जो कांग्रेस की सरकार थी वो मतलब देखा जाए तो गिर गई थी सरकार, है ना, सरकार चल नहीं पाई थी, और मेजोरिटी होने के कारण भाजपा की सरकार बन गई थी, ठीक है। फिर उपचुनाव हुए और फिर वापस से भाजपा की सरकार बन गई। तो यही वही बात लिखी, यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है तो भी 5 वर्ष से पहले इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और बातें कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों योग्यता की हम बात कर लेते हैं ना, योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता। तो पहली बात तो वही है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता ये हो गई, ठीक है। दूसरी है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। तो हमने पहले भी बात की है विधानसभा में, जैसे लोकसभा में, ठीक है, 25 वर्ष, वैसे ही यहाँ पर भी 25 वर्ष की आयु है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। तो ये कुछ सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आयु से, ठीक है, एज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो विधानसभा के दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं तो उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। हमने लोकसभा में भी यही देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने विधान परिषद में भी यही देखा था और विधानसभा में यही चीज़ें होती हैं। सिर्फ यदि हम राज्यसभा की बात करें, ठीक है, राज्यसभा में कंडीशन है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। बाकी तीनों जगह सेम कंडीशन है, ठीक है, वो अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा एक एक और यदि हम इनकी त्यागपत्र की बात करें है ना, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी गणपूर्ति संख्या। ठीक है, तो गणपूर्ति या फिर कोरम संख्या भी इसे हम बोलते हैं, कोरम संख्या। ठीक है, गणपूर्ति या कोरम संख्या कितना होता है, 1/10। ठीक है, सब जगह 1/10 होती है। ठीक है, लोकसभा में हमने देखा था। तो गणपूर्ति व कोरम संख्या क्या होता है, मान लीजिए किसी दिन की बैठक का संचालन हो रहा है विधानसभा में। ठीक है, तो उस बैठक में कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। मान लीजिए किसी विधानसभा में, ठीक है, जैसे मान लीजिए एमपी में 230 सदस्य हैं। ठीक है, अब इसका 1/10 कितना हो गया, 23 सदस्य है ना। तो जब तक 23 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक विधानसभा की कार्यवाही शुरू नहीं होगी, है ना। मतलब कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 23 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है गणपूर्ति या फिर कोरम संख्या 1/10। ठीक है, तो आसान सी बात है, हर जगह यही होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना 1/10। अब हम देख लेते हैं इसकी कार्य व शक्तियाँ। ठीक है, कार्य व शक्तियाँ एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों कार्य व शक्तियाँ, है ना, कार्य व शक्तियाँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही है कि विधानसभा राज्य सूची के विषय में, है ना, राज्य सूची के विषय में, ठीक है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, जो राज्य सूची के विषय हैं उस विषय में कानून का निर्माण करती है। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है, ठीक है, देखिए 3 सूचियां होती हैं। एक होती है संघ सूची, ठीक है, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कौन, केंद्र राज्य जो हमारी संसद होती है वो कानून बनाती है। ठीक है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, फिर विधानसभा वगैरह होती हैं वो कानून बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य सूची में तो कानून बनाने की शक्ति विधानसभा के पास है। ठीक है, इसके अलावा समवर्ती सूची जो है इसमें कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है, केंद्र व राज्य। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, कि यदि दोनों में गतिरोध की स्थिति है तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है समवर्ती सूची के विषय में। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो दोस्तों पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है इसके मंत्री प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। ठीक है, इसलिए वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं अब। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, ठीक है, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक जो होता है दोस्तों वो विधानसभा में ही पेश होता है। ठीक है, विधान परिषद सिर्फ अपने पास 14 दिन के लिए रख सकती है। तो मेन जो पावर है धन विधेयक के संदर्भ में वो विधानसभा को ही प्राप्त है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने देखा था। ठीक है, चौथे पॉइंट में यदि हम बात करें अन्य जो विधेयक हैं, ठीक है, साधारण विधेयक जो होते हैं, ठीक है, साधारण विधेयक को जो विधान परिषद होती है अपने पास सिर्फ 4 महीने के लिए रख सकती है। ठीक है, इसलिए साधारण विधेयक के संबंध में भी विधानसभा को ही ज़्यादा पावर प्राप्त है। ठीक है, तो साधारण विधेयक के संबंध में आप ऐसा लिख लीजिए, साधारण विधेयक के संबंध में विधानसभा को ही ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। जो विधान परिषद है इस विधेयक को सिर्फ 4 महीने के लिए अपने पास रख सकती है। ठीक है, इसके अलावा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रख सकती है और सिफारिशें कर सकती है। ठीक, कोई चेंजेस नहीं कर सकती। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, 5वां पॉइंट आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अहम भूमिका, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का उसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं इसके सदस्य। ठीक है, इसके अलावा 6वां पॉइंट हो जाएगा,
ठीक है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें विधानसभा के सदस्य अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक मतलब संविधान संशोधन विधेयक जब आता है, ठीक है, संसद में, तो संसद के अलावा आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक में भी विधानसभा की अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ 5-6 पॉइंट कवर किए, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए समझाने की दृष्टि से, ठीक है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।